नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कल की वीडियो आपने अवश्य देखी होगी कि मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन की जो प्रक्रिया है, उत्तर लेखन की जो कला है उसको कैसे विकसित करना है, ये वीडियो आपने अवश्य देखा होगा। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको जाकर उस वीडियो को देखना है कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन जो होता है उसको किस प्रकार से हमें उस पर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो राज्य विशेष की बात करें, चाहे हम यूपीएससी की बात करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपने उसको अवश्य देखा होगा। आज क्योंकि ये बीपीएससी का चैनल है और आज जो हम बात करने वाले हैं ये बीपीएससी को लेकर हम बात करने वाले हैं। बीपीएससी के लिए मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अब आज से आपका प्रारंभ हो रहा है और इसमें काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिन पर आपको ध्यान देना है। अभी तक आपने देखा था कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर किस प्रकार से काम करने चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, इसकी बात हुई थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने बताए थे, बहुत सारे फैक्ट हमने बताए थे और उम्मीद करता हूं कि आपने उस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी के पाठ्यक्रम पर कि किस प्रकार से बीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से है और इसमें हमें किस प्रकार से कार्य करना होता है, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, बीपीएससी में यदि हम बात करें जीएस खंड की, तो जीएस के दो पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2। दो पेपर आपको देखने को मिलते हैं बिहार राज्य विशेष की जो मुख्य परीक्षा है उसमें। और ये जो दो पेपर होते हैं इनमें यदि हम बात करें तो प्रत्येक पेपर में जो है 3 सेक्शन डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या सेक्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 3 सेक्शन में 3 भागों में पूरा एक प्रश्न पत्र बटा होता है। और यदि हम बात करें कि इन जो 3 सेक्शन जो हैं, इन तीनों सेक्शन को मिलाकर, इन 3 भागों को मिलाकर एक पेपर में बिहार राज्य विशेष का जो एक पेपर होता है उसमें कुल कितने प्रश्न होते हैं, यदि हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें जो कुल प्रश्न संख्या होती है ये होती है 12। मतलब बिहार राज्य में जब हम पीसीएस की बात करते हैं, पीसीएस की मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जीएस के 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। और जीएस के ये जो 2 पेपर होते हैं इनमें प्रत्येक पेपर 3 भागों में विभक्त होता है और इन 3 भागों में मिलाकर कुल 12 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और इन 12 प्रश्नों में से सिर्फ आपको 8 प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। ठीक है, 12 प्रश्न कुल होते हैं, 12 में से 8 प्रश्नों का आपको जवाब देना होता है। अब जो ये 8 प्रश्न हैं ये कहाँ से होते हैं? ये 8 प्रश्न कुल इस प्रकार बटे होते हैं, इसको भी देख लीजिए। आपको सेक्शन ए से 3 प्रश्न करने होते हैं, सेक्शन बी से भी 3 प्रश्न करने होते हैं और जो सेक्शन सी होता है उससे भी 2 प्रश्न करने होते हैं। तो बिहार राज्य विशेष के संदर्भ में जीएस का जब हम कोई भी पेपर लेते हैं तो पूरा पेपर 3 भागों में बटा होता है। प्रत्येक पेपर में जीएस के कुल 12 प्रश्न होते हैं। 12 प्रश्नों में से आपको सिर्फ 8 प्रश्नों का जवाब देना होता है और ये जो 8 प्रश्न हैं ये तीनों सेक्शन से करने होते हैं, जिनमें पहले सेक्शन से 3 प्रश्न करने होते हैं, दूसरे सेक्शन से भी 3 प्रश्न करने होते हैं और तीसरे सेक्शन से 2 प्रश्न करने होते हैं। ये तो हो गया मॉडल। अब बात आती है कि यहाँ पर जो ये प्रश्न होते हैं ये कितने अंक के होते हैं। तो जैसे सेक्शन ए और बी जहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 प्रश्न आपको करने होते हैं, इनके जो अंक होते हैं प्रत्येक के ये होते हैं 38, 38, 38। मतलब सेक्शन ए और बी या सेक्शन फर्स्ट और सेकंड जो आपके पेपर का है उसमें से कुल आपको 6 प्रश्न करने हुए दोनों जोड़कर, और इन 6 प्रश्नों के लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 38 अंक दिए जाते हैं। बाद में जो सेक्शन आपका थर्ड है या सेक्शन तृतीय है या सेक्शन सी है, यहाँ पे जो आपको 2 प्रश्न करने होते हैं इसके लिए आयोग आपको 36 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए देता है। तो ये तो हो गया प्रश्नों का स्वरूप कि बीपीएससी में जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार का होता है, बीपीएससी में कितने प्रश्न हमें करने होते हैं जीएस के पेपर में, बीपीएससी में
प्रश्न जो करने होते हैं उस पर हमें कितने अंक मिलते हैं वो हमने देख लिया। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो कुल जो पूर्णांक यहाँ पे होता है, यदि हम बात करें कुल पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पे जो आपको कुल पूर्णांक देखने को मिलता है, ये पूर्णांक देखने को मिलता है 300। मतलब एक पेपर जीएस का जो है ये 300 अंकों का होता है, कुल मिलाकर 300 अंकों का होता है। और 300 ये जो अंक हैं ये 3 भागों में बटे होते हैं, जिनमें से 38 गुणे 3 पहले भाग से, 38 गुणे 3 दूसरे भाग से और 36 गुणे 2 ये तीसरे भाग से आपको प्राप्त होते हैं। इसके लिए समय कितना दिया जाता है? इसके लिए समय आपको दिया जाता है 180 मिनट या 3 घंटे का आपको समय मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार का आपका प्रश्न पत्र होता है, कितने प्रश्न आपको करने होते हैं, उन प्रश्नों को करने के लिए कितना समय आपको मिलता है, ये चीज़ आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि मान लीजिए ये आपके बीपीएससी का पेपर है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरह से प्रश्न दिए हुए हैं मान लीजिए, और ये आपका सेक्शन ए है। फिर आपका सेक्शन बी मान लीजिए अगले पेज से शुरू होता है, वहाँ भी 1, 2, 3, 4 इस तरह से प्रश्न दिए हैं। फिर मान लीजिए आपका सेक्शन सी शुरू होता है, यहाँ भी इसी तरह से प्रश्न आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि सेक्शन ए से आपको 3 प्रश्न करने होते हैं, सेक्शन बी से भी 3 प्रश्न करने होते हैं और सेक्शन सी से मात्र 2 प्रश्न करने होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि आप एक प्रश्न पहले सेक्शन ए का लिख दिए, फिर आप जाकर एक प्रश्न सेक्शन बी का या 2 प्रश्न सेक्शन बी का लिख दिए, फिर सेक्शन सी का। ऐसा आप बीपीएससी में नहीं कर सकते हो। आपको जब बीपीएससी का उत्तर लिखने बैठते हो, यदि आपने सेक्शन ए उठाया है तो सबसे पहले सेक्शन ए के जो 3 प्रश्न लिखने हैं उनको आप लिख डालिए, फिर किसी सेक्शन में जाइए। ठीक है, या ज़रूरी नहीं कि आप पहले सेक्शन ए के आंसर लिखिए, आप सेकंड भाग में जो प्रश्न आपका बटा है उसके आंसर लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरी है कि सेक्शन बी से जितने प्रश्न आपके लिए लिखने होते हैं, जैसे 3, तो तीनों एक साथ आपको लिखने हैं। या सेक्शन सी आप शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, तो सेक्शन सी से आपको 2 प्रश्न करने हैं। सबसे पहले इन 2 प्रश्नों का जवाब दीजिए, इसके बाद किसी सेक्शन में आपको जाना होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये आपको समझ में आनी चाहिए, और जितनी जल्दी आप समझ जाते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब जब हम बात करते हैं बिहार राज्य विशेष की, ये तो हो गया कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। दूसरी बात आती है समय, टाइम मैनेजमेंट की, और एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि एक प्रश्न में कितने शब्द लिखे जाएं। क्योंकि बीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है, जो बीपीएससी का प्रश्न पत्र मेंस में हमें मिलता है, वहाँ पर कहीं भी ये चीज़ें लिखी नहीं होती हैं कि कितने शब्दों में आपको जवाब देना है। ठीक है, हालांकि यूपीएससी में ये चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको जानकारी नहीं दी होती है कि आपको कितने शब्दों में जवाब देना है। लेकिन जो लोग बीपीएससी का मेंस दिए होंगे वो जानते होंगे कि जो आंसर पुस्तिका आती है या जो उत्तर पुस्तिका आपको मिलती है बीपीएससी मेंस में, इसमें कुल मिलाकर जो पेज होते हैं, कुल मिलाकर जो पेज होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं 36 पेज। कितने देखने को मिलते हैं? 36 पेज आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, बीपीएससी मेंस की जो उत्तर पुस्तिका है उसमें कुल आपको 36 पेज आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर 36 पेज आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखिए आपको प्रश्न कितने करने हैं। आपको प्रश्न करने हैं कुल 8, क्योंकि सेक्शन ए से 3 प्रश्न, सेक्शन बी से 3 प्रश्न और सेक्शन सी से 2 प्रश्न, मतलब कुल 8 प्रश्न आपको करने होते हैं। 8 प्रश्न आपको करने हैं और आपके समक्ष है 36 पेज। तो इससे यदि एक एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा कि एक प्रश्न के लिए जो आयोग ने पेज निर्धारित किया है वो है 4.5 पेज। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल गया कि
एक प्रश्न लिखने के लिए आपको कितना पेज अधिकतम लेना है, तो आपको अधिकतम जो है वो 4.5 पेज आप एक प्रश्न के लिए यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या 4.5 पूरा लिखना है? नहीं, आइडियल यदि हम बात करें तो आप जो है 3.5 से लेकर 4 पेज में अपने आंसर समाप्त कर सकते हो। 3.5 पेज से लेकर 4 पेज, मतलब 3.5 पेज से लेकर 4 पेज में आपको अपना उत्तर लिखना होता है। अब बात ये तो हो गया कि कितने पेज में आपको उत्तर लिखना होता है, पेज आपने समझ लिया। अब यदि हम देखें तो पेज की बात आ गई कि एक आंसर को कम से कम 3.5 अधिकतम आप 4 पेज में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा प्रभाव इसका पड़ेगा। अब क्योंकि हम मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे पास जो समय है वो असीमित होगा। समय असीमित नहीं होगा, हमारे पास समय सीमित है। कितना? 180 मिनट हमारे पास है और इसी 180 मिनट में हमें 36 पेज भरने हैं, ठीक है। और 36 पेज यदि हम ना भर पाए तो कम से कम 32 से 33 पेज आपको अवश्य भरने हैं। अब 180 मिनट आपके लिए निर्धारित है, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो एक पेज में यदि हम बात करें अधिकतम, एक पेज में आप अधिकतम लिख सकते हैं तो 100 शब्द लिख सकते हैं, मान के चलिए। तो यदि आपको एक आंसर लिखना है, एक आंसर लिखना है, सबसे पहली बात 180 मिनट मिल रहा है। 180 मिनट मिल रहा है आपको 8 प्रश्नों के लिए। 8 प्रश्नों के लिए आपको 180 मिनट मिल रहा है। तो एक प्रश्न के लिए कितना मिलेगा यदि हम देखें समय, लगभग 22 मिनट आपका एक प्रश्न के लिए आपको मिल रहा है, ठीक है। अब एक प्रश्न के लिए 22 मिनट मिल रहा है और आपको पता है एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको 3.5 पेज से 4 पेज लिखना है। एक पेज में अधिकतम अच्छे से आप लिखोगे तो 80 से 90 आते हैं, लेकिन हम अधिकतम मान लेते हैं 100 शब्द। तो 3 पेज लिखना है तो 300 शब्द, 3.5 लिखना है 350, हम 400 लेकर चलते हैं कि आपको 400 शब्द जो है ये लिखने हैं। ज़्यादा लेकर चलेंगे तो हमारी स्पीड और बेहतर होगी। अब 400 शब्द लिखने हैं कितने मिनट में? 400 शब्द लिखने हैं 22 मिनट में। 400 शब्द लिखने हैं 22 मिनट में। अब 1 मिनट में कितना शब्द आता है यदि हम बात करें तो 1 मिनट में आप मान के चलिए कि आपको 18 से 20 शब्द अवश्य लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ गया? आपको ये सब समझाने का मतलब क्या था? ये सब समझाने का सिर्फ इतना तात्पर्य था कि आपको ये पता चल जाए कि आपकी जो स्पीड है वो 1 मिनट में कम से कम 18 से 20, ठीक है, कम से कम 20 शब्द पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। 1 मिनट में कम से कम आपको 20 शब्द लिखने हैं। इस मानक स्पीड पर आपको अपनी लेखनी को ले जाना है, ठीक है। अब सामान्य बात नहीं है, 1 मिनट में 20 शब्द ऐसे जो अब जिनका अभ्यास होगा वो आसानी से लिख सकते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए 1 मिनट में 20 शब्द लिखना अपने आप में बड़ी बात है। अब 1 मिनट में 20 शब्द लिखने की जो स्पीड है ये कैसे आएगी? ये आएगी जब आप रेगुलर आंसर राइटिंग करोगे, जब आप अपनी पढ़ाई के दौरान भी, जब आप नोट्स बनाते समय ही, जब आप कुछ भी मतलब लिखने का कोई भी काम जब आप करते हैं, आपको भले ही आप घर के सामानों की लिस्ट बनाते हैं, हो सकता है ज़्यादातर लोग करते होंगे कि भाई किचन का सामान क्या क्या लाना है लिस्ट बनाते हैं, या कुछ भी लिखते पढ़ते हैं, तो आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि आप बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हो, मेंस देने जा रहे हो, और वहाँ पे शब्द लिमिट कम से कम 20 शब्द आपको पर मिनट लिखनी है। तो आपको जो लिखावट है आराम से नहीं लिखनी है, हमेशा आदत बनानी है कि आपकी जो स्पीड हो, जितना मैक्सिमम स्पीड से आप लिख सकते हो, जितना तीव्र गति से आप लिख सकते हो, उस तीव्र गति से हमेशा अपने दैनिक जीवन में, अपने दिनचर्या में जब भी लिखने का काम करते हो उसी स्पीड को मेंटेन रखना है। हमारी आदत क्या होती है कि जब हम उत्तर लेखन करने बैठते हैं तब तो हम इस स्पीड का ध्यान रखते हैं,
बाकी अन्य चीज़ों के लिए जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। तो एक चीज़ ये आपको याद रखना है। दूसरी बात कि नियमित आप अभ्यास करोगे तो चीज़ें आपकी याद रहेंगी, आपका मतलब रेगुलर हो जाएगा। अब एक जानकारी आपको और दे दूं, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम तेज़ लिखते हैं तो जो हमारी राइटिंग है ना सर जी वो जो है अच्छी नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे आपको बता दें कि राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। राइटिंग आपकी उतनी ही होनी चाहिए कि आप लिखो और हम पढ़ ले जाएं, ठीक है। घर पे किसी को भी, किसी घर पे आप हैं या कहीं तैयारी करें, अपना लिखकर किसी दूसरे को दे दीजिए यदि वो पढ़ सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि राइटिंग आपकी बेहतर है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उस तरह से आपको राइटिंग पे नंबर नहीं मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको कंटेंट पे नंबर मिलने वाले हैं। तो फोकस आपका कंटेंट पर होना चाहिए, ना कि राइटिंग पर। राइटिंग बस इतनी रहे कि दूसरा कोई पढ़ ले जाए, इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं सामने, अब हम एक बार उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, बीपीएससी के लिए जब भी हम प्रयास करेंगे एक क्वेश्चन लिखने का तो कम से कम हमें 3.5 पेज में लिखने हैं, कम से कम 3.5 पेज में लिखने हैं। और आप अभी अभ्यास कर रहे हो तो इसको 4 पेज तक लेके जाओ, ठीक है। 4 पेज तक हमें लिखना है जब भी हमें लिखना है। दूसरी बात, जब हमें कोई आंसर लिखना है तो हमें ध्यान रखना है कि 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट की बात अभी नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए जो हमें समय मिल रहा है वो 22 मिनट का मिल रहा है, अधिकतम 22 मिनट का भी मिल रहा है, अधिकतम समय मिल रहा है। और ऐसे में ज़रूरी है कि जब भी हम आंसर लिखें तो कम से कम 1 मिनट में जो है वो 20 शब्द हम लिख ले जाएं, ठीक है। इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि 1 मिनट में आप 20 शब्द लिख ले जाएं। अब जब आपको आंसर राइटिंग करना है तो ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं भूलनी है। अब यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं वैकल्पिक विषय की। वैकल्पिक विषय में भी चीज़ें समान है, थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि वैकल्पिक विषय में आपको सिर्फ 6 प्रश्न करने होते हैं और 6 प्रश्न के लिए 36 पेज मिलते हैं। मतलब अब वैकल्पिक विषय की जब बात करते हो तो एक क्वेश्चन आपको अधिकतम 6 पेज में लिखना होता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आपको अपनी स्पीड जो है उस पर काम करिए। बाकी लिखावट में यदि हम देखें, पैटर्न में देखें तो दोनों लगभग समान हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे छात्र आप में से होंगे जो थोड़ा सा ना सब कुछ करते हैं, हर जगह पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब आंसर राइटिंग की बात आ जाएगी तो कहीं भी कुछ भी, कोई भी कॉपी मिल जाएगी उस पर लिखने बैठ जाते हैं। याद रखिएगा, किसी भी कॉपी पर आपको उत्तर लेखन नहीं करना है। बहुत सारे लोग A4 साइज का ये पेज है, इस पे आंसर राइटिंग करने लिख जाएंगे, नहीं करना है। आपको इसका मानक पेज होता है, आपके ऐप में भी होगा, नहीं होगा मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसका जो मॉडल पेज होता है वो मैं आपको भेज दूंगा और आप में से जितने भी लोग इसके लिए प्रयास करोगे इसी मॉडल पेज पर ही अभ्यास करोगे। और याद रखना, जिनका आंसर इसी मॉडल पेज पर आएगा उन्हीं के आंसर जो है मैं चेक करूंगा, अन्य लोगों के आंसर को मैं चेक नहीं करूंगा। इसको आप चाहे जो समझो, सकारात्मक रूप में लेते हो तो आपके लिए अच्छा है, नकारात्मक रूप में लेते हो तो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि यदि आप सोचो कि सिर्फ और सिर्फ पेज से क्या होता है तो पेज से बहुत कुछ होता है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग होंगे कि नोट्स जो है वो प्लेन पेज पे नहीं बनाते रहे होंगे, लाइनिंग वाले पे बनाते रहेंगे। अब यहाँ पे प्लेन पे लिखना है तो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से, आपने थंबनेल देखा होगा वीडियो का, थंबनेल में भी चीज़ें दी गई हैं कि आपके जो आंसर होंगे, जैसे आज तो भूमिका बना रहा हूँ मैं, कल से चीज़ें प्रारंभ होगी, मतलब सोमवार से चीज़ें प्रारंभ होंगी, तो किस प्रकार से आपके आंसर चेक होंगे। क्योंकि यदि आप उत्तर लेखन करते हो और आपको अपनी कमियां नहीं बताई जाती हैं तो वो गलत है। तो कमियां भी आपको मेरे द्वारा बताई जाएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आज़ाद बीपीएससी मोबाइल ऐप आप सभी अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनके फ़ोन में आज़ाद बीपीएससी मोबाइल ऐप होगा, यदि वो बैचेज के ऑप्शन पे जाते होंगे तो वहाँ पे बीपीएससी एग्ज़ाम बैच प्री प्लस मेंस प्लस डाउट
प्री प्लस मेंस प्लस डाउट आपको देखने को मिल जाता होगा। और आज की डेट में इसमें 7,993 छात्र जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं पहले आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद बैच के ऑप्शन पे जाइएगा। बैच के ऑप्शन पे जब जाओगे तो ऐड बैच का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे और उस पर क्लिक करने के बाद जब बैच कोड मांगेगा तो बैच कोड में आपको टाइप कर देना है बीपीएससी एग्जाम। क्या टाइप करना है? बीपीएससी एग्जाम आपको स्मॉल लेटर में टाइप कर देना है। आप इस ग्रुप से जुड़ जाओगे। यदि कोई समस्या होती है, संस्थान के नंबर दिए होते हैं ऐप में, उन नंबरों पर फ़ोन करके आप इस ग्रुप में जोड़ने के लिए उनको बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। अब यहाँ पे जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको डेली का डेली जो है वो असाइनमेंट, देखो जब आप बैच से जुड़ जाओगे तो कुछ इस तरह से आपको ओवरव्यू दिखेगा। ओवरव्यू हो गया, असाइनमेंट हो गया। तो इसी असाइनमेंट के सेक्शन पर अब आपको प्रतिदिन के प्रश्न दिए जाएंगे। जो क्लास में मैं प्रश्न दूंगा, इसी असाइनमेंट के सेक्शन में भी वो आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और जब असाइनमेंट के सेक्शन में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा तो आपको जो अपनी अटैचमेंट है यहीं पर सबमिट करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर जाकर आप क्या करना है, आपको अपने जो उत्तर लिखे हैं आप उसकी फ़ोटो खींच के अच्छे से यहाँ पे भेज देनी है। और मैं जितने लोग भेजोगे सबकी जानकारी यहाँ मिलेगी। मैं यहाँ से रिव्यू करूँगा, उनकी कमियाँ बताऊँगा, वो भी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच जाएंगी। तो बैच से जुड़ने में भी कोई समस्या होती है, आप संस्थान के दिए हुए नंबर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होगा तो यहाँ पे संस्थान के नंबर दिए होंगे। यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट पे जाओगे, यहाँ नंबर दिया है तो यहाँ से आप फ़ोन करके संपर्क कर लीजिएगा। और जो भी मैडम या मोहतरमा आप कह लीजिए उठाती हैं फ़ोन, उनसे आप बोल दीजिएगा कि मैडम प्लीज़ मुझे बैच से जोड़ दीजिए, वो आपको बैच से जोड़ देंगे। अब बात आती है प्रश्न की। आज का प्रश्न एक सिंपल सा प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे मैं प्रश्न की बात करूँगा, आज इसका डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। कल से सोमवार से इसी पर हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ आपको समझने के लिए, क्योंकि बहुत आसान सा प्रश्न मैंने उठाया है, क्योंकि यदि आपने भूगोल पढ़ा होगा तो आप इसको समझ सकते हैं। प्रश्न है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न आपको मिल गया। ये प्रश्न आपके असाइनमेंट के सेक्शन में ऐप में मिल जाएगा। और याद रखिएगा, आप सभी के आंसर तभी चेक होंगे जब आप ऐप के माध्यम से आप हमें भेजते हैं, क्योंकि उससे हमें आपको ट्रैक कर सकते हैं। उससे हम आपका डेली का देख सकते हैं कि आप दे रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ से हम जज कर सकते हैं। इसलिए ऐप के माध्यम से ही करना है। अब एक सिंपल सा प्रश्न है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। प्रश्न देखने में लग रहा होगा आसान प्रवृत्ति का, और जैसे मैंने बोला कि कोई भी प्रश्न, कल की वीडियो में मैंने बताया है कि कोई भी प्रश्न जब हम देखते हैं, कम से कम सबसे पहला काम क्या है? कम से कम इसको 2 बार पढ़ना है। कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़ना है। कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़ना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। जब आप प्रश्न को पढ़ लेते हो 2 बार, इसके बाद आपको क्या करना होता है? दूसरा चरण आपका होता है अंडरलाइन कीवर्ड। अंडरलाइन कीवर्ड। अब इसमें कीवर्ड कौन सा है? पहला जब आप पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे कीवर्ड जो नजर आता है
वो आता है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ये कीवर्ड हो गया। आगे आप बढ़ते हो तो यहाँ पे बात हो रही वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों, तो अगला कीवर्ड हो गया वेगनर। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरा प्रश्न आपका दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग कह रहा है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, दूसरा भाग कह रहा है वेगनर के प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। मतलब जब आप अपना उत्तर आप लिखने बैठोगे तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना है, 2 पंक्तियों में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, तो उसमें आप बता सकते हो थोड़ा सा 2 लाइन महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में। फिर इसके बाद सेक्शन 1, इसमें आपको डिटेल में बताना है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, किसका सिद्धांत है, किस प्रकार से है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताओगे। अगला फिर क्या है, दूसरा भाग वेगनर के प्रभाव के साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। सेक्शन 2 शुरू करोगे और इसमें वेगनर के प्रभावों की विवेचना आपको कर देनी है। इसके बाद निष्कर्ष आपको जो है निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचना है। निष्कर्ष लिखोगे आप और आपका उत्तर समाप्त हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि आपको मैंने बताया कि लिखने के भी कई सारे तरीके होते हैं। एक होता है पैरा के माध्यम से आप लिखते हो, एक होता है ग्राफ के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से दर्शाते हो। तो आपको यदि इस उत्तर को लिखना पड़ जाए 4 पेज में, तो इसमें इतना ज़्यादा फैक्ट नहीं है कि 4 पेज में आप इसको लिख सको। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो कि चित्रों के माध्यम से भी चीज़ों को दर्शा सकते हो। 1 पेज में आपने बता दिया महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत क्या है, दूसरे पेज में आपने चित्रों के माध्यम से उसको दर्शा दिया कि किस प्रकार से पैंजिया और पैंथिलासा की बात जब हम करते हैं तो किस प्रकार से पैंजिया विखंडित हुआ, किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है पहले लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड में टूटा, फिर इसके बाद अलग अलग महाद्वीपों में टूटने लगा और आज की स्थिति क्या है। तो 4-5 चित्रों के माध्यम से आप उसको दर्शा दिए, 2 पेज आपका फिल हो गया। तीसरे पेज में आप जाते हो, तीसरे पेज में आप बता दो वेगनर के प्रभाव के साक्ष्यों के बारे में आप बताने लग जाओ। ठीक है, इसके बाद यदि आप देखोगे तो जब वेगनर का आप प्रभाव बताते हो तो वहाँ भी चित्रों के माध्यम से वेगनर ने क्या बताया था उसको समझा सकते हो। तो जब आप विशेष रूप से भूगोल के प्रश्नों को जब आप हल करते हो, भूगोल के प्रश्नों के लिए आप उत्तर लेखन करते हो, तो प्रयास करिएगा चित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से अवश्य उसको जगह दी जाए। क्योंकि जब आप चित्र और ग्राफ को अपने उत्तर में जगह देते हो तो आपका उत्तर एक विशेष कैटेगरी का उत्तर बनता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है, ज़्यादातर लोग ग्राफ के माध्यम से जो रट बैठे हैं वही लिख डालते हैं और एग्जामिनर भी थक जाता है, एक जैसे देखते देखते थक जाता है, फिर वो जनरल मार्किंग करने लगता है। और मार्किंग किस आधार पे होता है, पेज के आधार पे। मान लो उसने देख रखा है सब एक जैसा ही लिखे हैं, सब थ्योरी लिखे हैं, तो उसने देख लिया कि यदि कोई 3 पेज लिखा है तो उसको मैं 20 नंबर दे दूंगा, कोई 4 पेज लिखा है तो उसको 22 दे दूंगा, कोई 4.5 लिखा है तो उसको मैं 25 नंबर दे दूंगा। तो इस तरह से जनरल मार्किंग करता हुआ वो अपना पेज काउंट करके जनरल मार्किंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब उसको कुछ अतिरिक्त चीज़ें दिखती हैं तो उसकी भी जिज्ञासा बढ़ती हो, वो देखता है और जनरल मार्किंग से हटकर आपको 30 नंबर हो गया, 28 नंबर कर देता है। और इस प्रकार से जो प्रत्येक आंसर में आप सामान्य छात्रों से 2 अंक 3 अंक आगे लेकर चलते हो ना, वो आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर रैंक दिलाने में मदद करता है। तो आपको इसका ध्यान अवश्य रखना है, विशेष रूप से भूगोल के संदर्भ में। समसामयिक संदर्भों के जो प्रश्न होते हैं उनमें भी आप चित्रों के माध्यम से दर्शा सकते हैं। तो प्रयास करिएगा अपने उत्तर को और एग्जामिनर की दृष्टि से एग्जामिनर को और आकर्षित करने के लिए चित्र ग्राफ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्तर में करें, चार्ट का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्तर में करें। निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी, निश्चित रूप से आपका जो उत्तर होगा वो विशेष कैटेगरी के उत्तर में जाएगा और उससे आपको बढ़त मिलने तय है। अब ये जो उत्तर है ये मैं आपको, जैसे मैंने बोला कि कम्युनिटी टैब जो आपका असाइनमेंट का सेक्शन है ऐप में, उसमें भी ये उत्तर आपको जब वीडियो देख रहे होगे निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो वहाँ पे जाकर इसको अवश्य देखना है, इस प्रश्न को जाकर अवश्य देखना है। यदि आप में से कोई इस पर उत्तर लेखन कर सकता है तो प्रयास अवश्य करिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार
नहीं होती है। तो प्रयास अवश्य करिएगा। बाकी सोमवार से हम मिलेंगे और निरंतर अभी ये चर्चा चलेगी, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। रही बात करंट अफेयर्स की, क्योंकि उसी समय पर आप इसको देख रहे हैं, तो करंट अफेयर्स की जो बात है वो आज आपकी मुख्य परीक्षा की रणनीति को लेकर इस पे समय चला गया, तो मैं क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाया, इस वजह से आज वो आपका स्थगित है। लेकिन प्रयास रहेगा सोमवार से कि उत्तर लेखन भी चलता रहे, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन भी चलता रहे, करंट अफेयर्स भी चलता रहे और साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा की दौड़ में भी हम बने रहें। तो तीनों चीज़ों पर फोकस होगा, बस आपका सहयोग चाहिए। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूरी है। यदि आज जितने भी लोग, आप में से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़कर उत्तर लेखन करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक सकारात्मक, नकारात्मक जो भी आपको समझ में आता है वो एक कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके सुंदर कमेंट को पढ़कर बहुत, आप कह सकते हो, बहुत खुशी होती है और चीज़ें और बेहतर करने का मन करता है और बेहतर करने का हम प्रयास भी करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। याद रखिएगा बैच कोड क्या है, BPSC एग्जाम। चलिए, थैंक यू।